चैप्टर नंबर 4 योर टाइम सीरीज। ठीक है, जो भी मैंने आपको कल तक जो थ्योरी वगैरह बताई थी वो एक बार वापस से करवाती हूँ। ठीक है, देर आर मेनी वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कीप ऑन चेंजिंग होते हैं। ठीक है, एज द टाइम पासेस, मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है। जैसे गवर्नमेंट को कई बार ये निकालना पड़ता है कि भाई इकोनॉमी का, जो आपके इंडिया का पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसा है, ठीक है, या डेथ रेट कैसा है, या एक कंपनी को ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी का वो कितना प्रोडक्शन करे या कितना बेच पाएगी। जो बिजनेसमैन है वो कितना गुड्स प्रोड्यूस करेगी और वो कितना गुड्स बेच पाएंगे। ठीक है, और सेम उसी तरह से कितना बैंक में डिपॉजिट आने वाला है, बैंक को भी तो लगेगा ना ये सारी चीज़ें। तो ये सारे जितने भी स्टैटिस्टिकल डेटा है जो हम लोग कलेक्ट करते हैं एट सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम। सुनो, ये सारी चीज़ें छोड़ो, टाइम सीरीज क्या है पता है क्या? आप जो ना, आप सारी डेटास का यहाँ पे कलेक्शन करते हो, चाहे वो प्रोडक्शन ले लो, सेल ले लो, पॉपुलेशन ले लो, बैंक डिपॉजिट ले लो, डेथ रेट ले लो, बर्थ रेट ले लो, कुछ भी ले लो, कोरोना के पेशेंट्स ले लो, ठीक है, इनकम ले लो, कुछ भी ले लो। आप इन सब का, इसकी ये सारे डेटास कलेक्ट करते हो। देखो, इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक सीक्वेंस है ऑब्जर्वेशन का मेड ऑन अ वेरिएबल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ, मतलब हर एक साल में आप ये डेटा का कलेक्शन कर रहे हो, एवरी ईयर आप ये डेटा का कलेक्शन कर रहे हो, और बाद में आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो और वहाँ पे आप देखते हो कि भाई कैसा ट्रेंड्स है, कितना ट्रेंड है। ठीक है, तो टाइम सीरीज वही है। अगर आपको फिर यहाँ पे फिर हमने क्या देखा था कि अगर आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न मिलता है, अच्छा रुको, उससे पहले भी 2 मिनट रुको। डेटा कलेक्टेड आर्बिट्रियरली या इरेगुलर डज नॉट फॉर्म टाइम सीरीज। अगर आपने इरेगुलर कोई एक डेटा कलेक्ट किया तो, इरेगुलर डेटा मतलब जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें आपने कलेक्ट नहीं किया, मतलब आप हर साल कलेक्ट नहीं कर रहे हो। कभी आप 1 महीने का करते हो, फिर 2 महीने का करते हो, फिर 5 दिन बाद कर लेते हो, फिर 6 दिन बाद कर लेते हो, फिर 1 दिन बाद का, फिर लगे तो 1 साल तक नहीं करते हो डेटा कलेक्ट, तो उससे टाइम सीरीज नहीं बनेगी। द टाइम सीरीज एनालिसिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज टाइम सीरीज डेटा इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल स्टैटिस्टिक एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट। गई वो जो डेटा थे जो हमने कलेक्ट किए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे डेटा का, एनालिसिस करेंगे, और क्या करेंगे बाद में हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे बोल दो, या बोल दो फॉरकास्टिंग करेंगे। ये तीनों ही चीज़ें करते हैं हम लोग। एक तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया, उसकी एनालिसिस वगैरह किया कि भाई पहले कैसा था, पिछला, क्योंकि वो जो डेटा है वो प्रीवियस डेटा है। बात को समझना, जो डेटा है वो प्रीवियस डेटा है, ठीक है, जो डेटा है वो प्रीवियस डेटा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन बाद में करेंगे हम लोग, ताकि फॉरकास्ट कर सके, आगे क्या करना है वो कर सके। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली थी। उसके बाद में अब ये डेटा कैसा हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली। अब जीडीपी के बारे में हो सकता है कि भाई साल में कितना जीडीपी है, या मंथली सेल्स हो सकता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो है तुम्हारा, जो बिग बाजार है, वो ये डेटा का अक्यूमुलेट कर रहा है कि भाई इस महीने, नेक्स्ट मंथ में कितना सेल होगा। तो वो क्या कर रहा है, पिछले साल भर में मतलब पिछले 12 महीनों में कितने का सेल हुआ, तो वो उसके अकॉर्डिंगली कुछ एक ग्राफ बनाएगा, वो इंटरप्रेट कर पाएगा, वो फोरकास्ट कर पाएगा कि भाई जो नेक्स्ट मंथ है उसमें कितना सेल होने वाला है और कौन से आइटम का उन्होंने स्टॉक रखना चाहिए। तो ये मेनली ये जो चैप्टर है ये बिजनेस एनालिस्ट को बहुत काम में आता है। ठीक है, सेम उसी तरह से वेजिटेबल वेंडर देखेगा कि भाई कितना प्राइसेस रखना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का प्राइसेस, टेम्परेचर पर्टिकुलर एक सिटी का, जैसे पुणे सिटी का टेम्परेचर वगैरह की बात करें, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। अच्छा, इसकी यूटिलिटी क्या क्या है, पास्ट बिहेवियर को स्टडी करेंगे पास्ट बिहेवियर की, फोरकास्टिंग करेंगे फ्यूचर बिहेवियर की फोरकास्टिंग करेंगे, और इवैल्यूएट करेंगे हम लोग परफॉर्मेंस। क्या इवैल्यूएट करेंगे, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। इट इज़ यूजफुल इन मेकिंग अ कंपैरेटिव स्टडी, और साथ ही साथ हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि भाई पिछले साल इतना था, इस साल इतना है। ठीक है, पिछले साल का ग्राफ कुछ ऐसा आया होगा, इस साल का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब इस साल तो बढ़ते ही जा रहा है, इस साल तो नीचे जाने का काम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? बता दो, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही है, यूटिलिटी तक समझ में आया? यस, ओके। फिर कंपोनेंट्स देखा था हमने। कंपोनेंट्स क्या होता है, अगर आपको एक स्टडी बिहेवियर मिल रहा है तो उसके 3 टाइप आप बोल सकते हो कि एक सर्कुलर ट्रेंड,
ठीक है। अच्छा, अब सर्कुलर ट्रेंड क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में हम लोग ट्रेंड बनाते हैं, लंबे समय के लिए ट्रेंड वगैरह बनाया जाता है, और ये ट्रेंड या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा या तो फिर वो कांस्टेंट होगा। वो याद है, ये ऐसा हमने बनाया था, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए थे बना के। ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने दे दी थी। एंड आई डोंट नो वाई, मतलब यूट्यूब पे भी जब मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि मैडम हमें टाइम सीरीज बहुत डिफिकल्ट जाता है, मतलब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ 2 घंटा दे दो, मैं तुम्हें ऐसे ही ये वाला चैप्टर आज के आज ही कवर करवा दूंगी। ठीक है, मतलब ये चैप्टर में लिटरली कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों बच्चों को इतना डिफिकल्ट लगता है। चलो ठीक है, आ जाओ। कंपोनेंट क्या क्या होता है? अगर आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न या फिर एक स्टडी बिहेवियर दिख रहा है, एक सिस्टमैटिक कुछ बिहेवियर दिख रहा है, तो इसके 3 टाइप्स है। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रेंड, या तो वो इंक्रीजिंग, स्टैग्नेंट और डिक्रीजिंग हो सकता है। फिर या तो जो भी वेरिएशंस होंगे वो या तो वेरिएशन वो सीजनल हो सकता है। ठीक है, और सीजनल मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत बारिश आ रही है तो उसके कारण कुछ इफेक्ट पड़ गया। फिर और होता है साइक्लिकल वेरिएशन, मतलब जो ऑसिलेशंस में होता है। ऑसिलेशन मतलब ये वाला पार्ट देखो, पहले बिजनेस एकदम प्रॉस्पेरिटी जाएगा, फिर रिसेशन कम होगा, फिर डिप्रेशन चला जाएगा जहाँ पे बिजनेस चल ही नहीं रहा है, और वापस से ऊपर धीरे धीरे रिकवरी के पोस्ट पे जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किया था हमने। और लास्ट वाला पार्ट है, अगर आपको अनसिस्टमैटिक कुछ बिहेवियर मिला, कुछ अनसिस्टमैटिक बिहेवियर मिला, तो उसे आप क्या बोलोगे? इर्रेगुलर वेरिएशंस। ठीक है, इर्रेगुलर मतलब फ्लड्स आने के कारण कुछ इर्रेगुलर वेरिएशन हो रहा है कि पूरा बिजनेस, पूरा सेल्स एक ही बार में, पूरे जो गुड्स है एकदम खराब हो गए। ठीक है, पूरे जो फसल थे वो खराब हो गए। ये सारी चीज़ें, जैसे फ्लड हो गया, स्ट्राइक हो गया, ड्रॉट हो गया, वॉर्स हो गया। इन शॉर्ट अगर हम लोग बोल दे तो कुछ अनफॉर्सीन ऐसे इवेंट जो हम देख नहीं सकते, उनके कारण कुछ इफेक्ट हो गया, कुछ इरेगुलर वेरिएशन वगैरह आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसको डिनोट कैसे करेंगे? आई से। अच्छा, इसके ना थोड़े से शॉर्टकट, जो इसको डिनोट कैसे करते हैं? टस्की डिनोट कैसे करते हैं इसको? टी एस, टी से ट्रेंड, एस से सीजनल वेरिएशन, सी से साइक्लिकल, एंड आई से इरेगुलर वेरिएशन। डन? यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, तो देखो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म सीरीज में लॉन्ग टर्म पैटर्न दिखेगा आपको। ये तुम्हारे हरीश सर के लेक्चर में भी ये ऐसी त्रास देता है क्या कि मेरे लेक्चर में ही त्रास देता है? सेक्युलर ट्रेंड इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न, एक लॉन्ग टर्म पैटर्न बन रहा है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर बन रहा है, और उसमें जो फ्लक्चुएशंस कैसे होंगे? ऑब्वियसली या तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्टैग्नेंट रहेंगे। द टाइम सीरीज एग्जिबिट्स एन इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म पैटर्न। अरे लंबे समय के लिए तो जो पैटर्न बनेगा वो तो लंबा बनेगा। अब वो लंबे समय के लिए या तो इंक्रीज हो सकता है, या तो लंबे समय तक के लिए कांस्टेंट रह सकता है, या तो वो लंबे समय के लिए डिक्रीज हो सकता है। वही चीज़ें दिया है। ठीक है, द सेक्युलर ट्रेंड डज नॉट इंक्लूड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। ऑब्वियसली ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी कि भाई लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए फ्लक्चुएशन रहेगा, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन रहेंगे, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पैटर्न वगैरह बनता है। ठीक है, बट कंसिस्ट ओनली स्टेडी मूवमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सीजनल वेरिएशन क्या होता है? आज फटाफट से नोट्स में कर लेते हैं। मेनी बिजनेसेस और एंड इकोनॉमिक सीरीज कंसिस्ट ऑफ मंथली, क्वार्टरली वेरिएशन। बहुत सारे बिजनेस है जो मंथली और क्वार्टरली जो है ना वो वेरिएशंस वगैरह होते हैं, जिसमें सच सीरीज शो द फिनोमिनन ऑफ सीजनलिटी। ठीक है, सच दैट पैटर्न्स रिपीटेड ईयर टू ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, वुलन गारमेंट्स हैव मार्केट ओनली इन विंटर सीजन। अम्ब्रेलास की डिमांड या रेनकोट की डिमांड तुम लोग कब करते हो? ऑब्वियसली ये वाला जुलाई अगस्त का जो मंथ है, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होती होगी। तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो बिग बाजार वाले हैं, उनको वो जो अम्ब्रेला है वो रखना है या नहीं रखना है, वो ये सीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। यस और नो? ठीक है, तो वो ये लोग प्लान कर सकते हैं इट्स इन्वेंट्री फॉर इट्स मंथ इन अ ईयर, कि ये जो 2-3 महीने हैं उसमें कितना स्टॉक रखना चाहिए। स्टॉक रख लिया और कोई हमसे आके खरीदता ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब आया? समझ रहे हो? डन?
अच्छी तरह से हुआ क्या, ये चीज़ें देख लो। बिकॉज कल पता नहीं, मतलब जब मुझे वो सुनने मिला ना कि भाई मैडम टाइम सीरीज डिफिकल्ट लगता है, आई लिटरली वो शॉक कि भाई टाइम सीरीज में तो कुछ है ही नहीं। तो तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम लोग बोल रहे हो कभी आगे जाके कि तुमको टाइम सीरीज डिफिकल्ट हो। ठीक है, तुम्हें क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें? ओके। अच्छा, साइक्लिकल वेरिएशन क्या हो जाएंगे? अब ये जो वेरिएशन है तो हर बिजनेस में होता है, सारे इन ऑलमोस्ट फाउंड इन ऑल द बिजनेसेस इन एंड इकोनॉमिक सीरीज, हर एक बिजनेस में होगा। कैसे? कोई भी बिजनेस का ना एक प्रॉस्पेरिटी का स्टेज रहेगा, उसके बाद वो एक अपनी हाईएस्ट पीक अचीव कर लेगा, उससे ज़्यादा कितना ग्रोथ करेगा रे कर करके। जैसे रिलायंस कंपनी, वो अभी ग्रोथ नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक्सपैंड कर रही है, समझ रहे हो क्या? उसके बाद में एक रिसेशन का स्टेज आता है, फिर यहाँ पे आके डिप्रेशन हो गया, एंड देन फिर वापस से रिकवर करके वापस से प्रॉस्पेरिटी। समझ में आ रहा है? तो इट इज़ नोन एज बिजनेस साइकिल। इसे ही हम लोग ट्रेड साइकिल बोलते हैं। मतलब अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो बिजनेस में, वो हमेशा रिकरिंग इंटरवल्स ऑफ टाइम पे होते हैं, और इसी वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल वेरिएशन। द टाइम ऑफ अ साइकिल इज यूजुअली 2 और मोर ईयर्स मोस्टली। अच्छा, ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि भाई ये 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए होता है। 4 फेजेज होते हैं इनके, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, रिसेशन। ठीक है, चलो। और इरेगुलर क्या होते हैं? कभी ड्रॉट वगैरह आ गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड, फमाइन, पॉलिटिकल्स, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक, एकदम अनप्रिडिक्टेबल कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए। समझ में आ रहा है? जैसे मेरे लिए अभी अनप्रिडिक्टेबल हो गया था। डन? समझ में आया? बढ़े आगे? ये रुक जाओ, अभी इसका यूज़ नहीं है, जब यूज़ आएगा तब ये दोनों मॉडल्स करवाती हूँ। डायरेक्टली आ जाओ आप लोग मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है, ओके। चलो, अब जो आपने सेक्युलर ट्रेंड बोला उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? इट कैन बी मेजर्ड बाय एलिमिनेटिंग। अच्छा सुनो यार, चलो आ जाओ कर लेते हैं, नको बाद में, अदरवाइज कंफ्यूज होंगे। चलो, सेक्युलर ट्रेंड कैन बी मेजर्ड बाय एलिमिनेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ एस, सी, आई। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू मेजर द ट्रेंड। ठीक है, एक जो भी ट्रेंड वगैरह है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे हम लोग सेक्युलर ट्रेंड को मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक मेथड तो आपका ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं, इतना सिंपल है ना, जिसकी कोई हाइट ही नहीं है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ ईयर्स प्लॉट करो। यहाँ पे आप मान लो आप प्रोडक्शन ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ इसका प्लॉटिंग कर रहे हो, पॉइंट्स प्लॉट करो, ग्राफ बनाओ, खत्म। अब वो जो ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है, उसको जैसे मान लो एक पॉइंट इधर आता है, एक इधर आ रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इसे फ्री हैंड कर्व बनाना है, इसका फ्री हैंड कर्व बनाना, फ्री हैंड कर्व फिटिंग। चलो आ जाओ, नोट से पढ़ाती हूँ एक बार। इन ग्राफिकल मेथड वी फर्स्ट ड्रॉ द लाइन डायग्राम फॉर द ईयरली डेटा। पहले एक लाइन डायग्राम बनाना है अपने हाथों से। यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन? देन वी ड्रॉ अ फ्री हैंड स्मूथ कर्व टू फिट द डेटा बेस्ट। एक फिर उसके बाद में ना हम लोग फ्री हैंड स्मूथ कर्व बनाएंगे। ठीक है, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेंड, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर हो, बिकॉज हमें सिर्फ हाथों से वो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, खत्म, और कुछ भी नहीं है। ये वाले मेथड में। ठीक है, डन फर्स्ट पार्ट। सिर्फ ये 3 ही मेथड है। अरे चिंता मत करो, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, अभी के अभी, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। क्लियर हुआ ना? हैव पेशेंस, बहुत सिंपल है। सेकेंड वाला पार्ट है आपका मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस मतलब ये थ्योरी बाद में रीड आउट कर लेना। ठीक है, इसमें क्या होगा पता है क्या? जैसे कई बार रियल लाइफ के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपको ये दिखता है कोरोना के पेशेंट्स, तो ये जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं ना, ये लोग ना कुछ ग्राफ वगैरह बनाते हैं। मान लो ये लोग ऐसे कुछ ग्राफ वगैरह बनाएंगे, तो वो ये जो ग्राफ बनेगा ये 3 डे मूविंग एवरेज बनता है, और या फिर 3 दिन का मूविंग एवरेज बनता है, 3 डे का मूविंग एवरेज। मतलब मैडम आप लोगों को 3 दिन का नहीं है, आप लोगों के कोर्स में है 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अभी क्या करना है पता है क्या, और इसका यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें सुनो अभी। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं कोरोना का जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, ठीक है, लोग बोलते हैं कि कोरोना तो पहले ही आ गया था, बट अगर हम लोग इसके जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है इसका हम लोग 10, अब नॉर्मली एवरेज कैसे करते हो आप? अगर मुझे 10 सालों का एवरेज करना है तो सबकी समेशन करोगे आप, जो भी डेटा आएगा उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, जैसा नो ये हो जाएगा आपका 10 का एवरेज। अरे जितने एक्स क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो उन सबकी टोटल करोगे यहाँ पे। लीनियर रिग्रेशन याद है, सेम वही चैप्टर है, ऐसा समझ लो लीनियर रिग्रेशन करवाना ज़रूरी था ये चैप्टर के पहले, ठीक है। यहाँ पे जो भी टोटल आएगी सबका समेशन करोगे, डिवाइडेड बाय 10 करोगे, वो हो जाएगा आपका 10 ईयरली एवरेज। बट आपके सिलेबस में मुझे एक बात बताओ, कोरोना का मैं अगर आपको बोलती हूँ कि भाई 10 साल का एवरेज निकालो, तो क्या वो कुछ सेंस बनेगा? 10 साल पहले क्या कोरोना था भी? समझ रहे हो? बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमें पर्टिकुलर कुछ रीसेंट डेटा चाहिए होता है, हमें एवरेज नहीं चाहिए होता है। हमें एवरेज करना है लेकिन रीसेंट पीरियड का करना होता है। ये बात क्लियर हो रही है? जैसे अगर नंबर ऑफ डेथ रेट्स ड्यू टू कोरोना निकालना है, भाई कोरोना के कारण कितने नंबर ऑफ डेथ रेट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप क्या पूरे 10 सालों का एवरेज लोगे? 10 सालों की ज़रूरत ही नहीं, आप लास्ट के 3 सालों का करो, बिकॉज यही डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यस और नो? ठीक है। अब मान लो ये कोरोना शुरू हुआ था यहाँ पे एंड वी हैव 10, मतलब अभी देखो ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोरोना तो अभी 3 साल पहले ही आया हुआ है ना, 2 साल ही हुए ना कोरोना को आए हुए, समझो? तो इसलिए हम लोग लेटेस्ट डेटा करेंगे, लेटेस्ट फिगर्स कैलकुलेट करेंगे। बट अगर मान लो ये तो बात आई कोरोना की, ठीक है, बट अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन, कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, अब मुझे बताओ, आईफोन की बात कर रहे हैं हम, आईफोन की बात कर रहे हैं। पहले लोग आईफोन नहीं लेते थे, तो गाइस आईफोन का पिछले 10 साल का एवरेज निकाल के क्या कर लोगे? समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट फिगर निकालनी पड़ेगी, चाहे आप 3 ईयरली एवरेज निकाल के मेथड से कर लो, 4 ईयरली एवरेज के मेथड से कर लो, या 5 ईयरली एवरेज के मेथड से कर लो। लेटेस्ट, इससे क्या होगा ना, लेटेस्ट निकलेगा। अभी ये 3 ईयरली एवरेज में क्या होता है पता है क्या? जो भी 3 साल है उनका एवरेज करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, चलो आ जाओ। ये 3 ईयरली एवरेज में कैसे करोगे? इन तीनों का एवरेज लोगे और यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट वाले को छोड़ दोगे और फिर आप लोगे ये यहाँ से इन तीनों का लोगे, तो इसका ये लेटेस्ट वाला पीरियड मिल जाएगा। फिर अगले साल आप ये सेकेंड 200 को छोड़ दोगे, आप 300 से लोगे, समझ रहे हो? फिर इनका करोगे, फिर 300 को छोड़ दोगे, आप यहाँ से लोगे, फिर 400 को छोड़ दोगे, आप यहाँ से लोगे। मतलब जो भी फिगर आपको मिलती जाएगी वो लेटेस्ट फिगर रहेगी। आईफोन का कितना प्रोडक्शन करना है तो आईफोन वाली कंपनी ये मेथड यूज करती है। कोरोना के कारण कितने डेथ रेट्स हो रहे हैं, ये मेथड यूज होता है। ये जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है ना, इसमें ये सारे मेथड, हाँ नो डाउट वहाँ पे 3 ईयरली एवरेज नहीं होता है, 3 डेज एवरेज होता है, 3 दिन का वो लोग एवरेज निकालते रहता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन आने दो तो और डिटेल में समझेगा। अभी मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया कि भाई ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ये क्या होते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट मूविंग एवरेज निकालना है आपको फर्स्ट, तो y1 y2, अगर मान लो मैं 3 ईयर निकाल रही हूँ, ठीक है, तो y1 y2 y3 करेंगे डिवाइडेड बाय क्या करें, मतलब जो भी नंबर ऑफ, एक मिनट अगर मुझे आपको ये बताना है ना, फर्स्ट मूविंग एवरेज तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया आपका फर्स्ट मूविंग एवरेज। सेकेंड मूविंग एवरेज में आप y1 को छोड़ दोगे और लेटेस्ट वाला लोगे, मतलब मान लो फिर y4 आ गया तो y1 छोड़ गया, हट तेरा कुछ काम नहीं अभी, y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 3। थर्ड मूविंग एवरेज में y2 को छोड़ दोगे बिकॉज वो पुराना हो गया है, y3 प्लस y4 प्लस y5
डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रहा है? अभी समझा एवरीवन? ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल ऑल द वैल्यूज आर एग्जॉस्टेड। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारी वैल्यूज एग्जॉस्ट नहीं हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? थोड़ा तो समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। पक्का से बोलो, समझ में आया? पक्का से? थोड़ा कि पूरा? थोड़ा कि पूरा? ऑल क्लियर? ओके, फिर ठीक है। तो कब बताओगे मुझे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे तुम्हारी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन है, दिस इज योर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अब यहाँ पे क्या होता है पता है क्या? सबसे पहले तो देख लो, ये बेस्ट और मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रेंड। नॉर्मली पॉलिनोमियल्स वगैरह यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस में हम लोग लीनियर ट्रेंड यूज करेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो ये वाला पार्ट आपके नोट से आप ये डिलीट कर दोगे। नॉर्मली पॉलिनोमियल्स वगैरह पे निकालते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें लीनियर ट्रेंड करना है। लीनियर ट्रेंड्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ओके। अब आपको क्या निकालना पता है? यहाँ पे आपको ना ट्रेंड की वैल्यूज वगैरह निकालनी। क्यों ट्रेंड की वैल्यूज गई? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें हमने 3 मेथड देखे। एक मेथड देखा ग्राफ बनाने का, ठीक है, फ्री हैंड का ग्राफ। दूसरा मूविंग एवरेजेस, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। और थर्ड हम लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? अच्छा, इसको करने से पहले एक बार फटाफट से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता है। ये है आपके ग्राफिकल मेथड पे। तो आपको एक अच्छी तरह से क्लैरिटी आएगी कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है? चलो पूरा ओके। चलो एक्सरसाइज 4.1, द फॉलोइंग डेटा, ये जो फॉलोइंग डेटा है, इट गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स फॉर द ईयर्स 1962 से लेके 1972 तक दे दिया। ओके, ठीक है। फिट अ ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन को फिट करना है तुम्हें बाय ग्राफिकल मेथड टू द अबव डेटा। सबसे पहला स्टेप इसमें हमेशा याद रखना। अच्छा, इसको प्लॉटिंग करना है, इसका ग्राफ वगैरह बनाना है। कैसे ग्राफ बनाओगे? इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे हम लोग? अब मेरे साथ साथ रहोगे, मेरे साथ साथ बनाना है सभी को, ठीक है? मैं रफ में बना रही हूँ, नोट्स में दिखाती हूँ, बट पहले अपन रफ में बनाते हैं, ठीक है? बिकॉज अगेन बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होंगे तो वो हम लोग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से डिटेल में समझना है। ईयर, यहाँ पे मैं ईयर्स की प्लॉटिंग कर लूँ और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शंस की कर लेंगे। टेकिंग ईयर ऑन एक्स एक्सिस, प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस। वी प्लॉट द पॉइंट्स फॉर प्रोडक्शन करस्पॉन्डिंग टू द ईयर। हमने क्या किया है? हम लोग पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं। 1962 से लेके 1972 तक तो पहले पूरा लिख लो। चलो बना लो। 1962 एक काम करे क्या, यहाँ आएगा और तो जाना चाहिए। चलो बड़ा सा बनाते हैं ना, फिर मेरे साथ साथ बनाना शुरू करो। (62) 1963 पूरा इज्जतदारी से ईमानदारी से पूरा लिखेंगे। 1964, 1965, 1966। चलो बनाओ, फटाफट से बनाओ। 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972। डन। ये आपने प्लॉट किया, ये हो गया ईयर्स, ठीक है? ये देखो आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक का प्लॉट कर लिया। अब
प्रोडक्शन कितना होता है। तो प्रोडक्शन देखो एक बार वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है। हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 0 से शुरू है और कहाँ तक है हाईएस्ट, 10 तक। तो चलो आ जाओ, ये तो 0 यहाँ हो जाएगा, 1 2। आप लोगों के पास में ग्राफ होगा तो उससे बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा, परफेक्ट बनेगा, ठीक है। 5 6 7 8 9 एंड 10। डन, यहाँ तक किया आपने। चलो बता दो मुझे, यहाँ तक सबने किया? मैम इस एक मिनट, हाँ बिल्कुल, ये ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर यूज़ कर लो, ठीक है, अदरवाइज अभी रफ में बना लो। मैम इसमें तो 0 नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा, सेंटर पार्ट तो 0 ही होता है ना हमेशा, ऐसा ना? अरे ये वाला पार्ट 0 ही होगा ना? यहाँ पे ऐसा एक डाल दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बीच में और भी चीज़ें हैं, और अब हमारा जो नंबर ये है, जो ईयर है वो 1962 से स्टार्ट हो रहा है। अभी क्लियर है? ऐसे कर देना, यहाँ पे 1962 1963 इस तरह से किया मैंने, ठीक है। चलो क्लियर, समझा अभी? ओके चलो प्लॉट करो। 1962 63 में 0 0 है, 64 65 में 1 1 है, ठीक है। तो 0 0 1 1 पहले प्लॉट कर लेंगे। 0 बोला तो अच्छा, लेट मी चेंज द कलर, हाँ ब्लैक कलर ले लेते हैं। 62 में 0 यहीं पे आएगा, 63 भी 0 है यहीं पे आएगा, 64 65 में 1 1, ये देखो ये रहा 1, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आ रहा है, ये 65 का भी 1। ठीक है, क्लियर? चलो बता दो, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? 1 1। अब ऊपर जाओ वापस से देखो, यहाँ तक तो प्लॉटिंग हो गई तुम्हारी, ठीक है। अब 1966 का 4, 67 का 2, 4 2 4, इसका कितना है 4, 66 का 4 पे जाओ, 4 यहाँ है, ये यहाँ तक लेकर आओ उसको, ये आ जाएगा कुछ, ठीक है। 4 2 4 राइट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2, और 68 में भी वापस से अगेन क्या है 4 है, ठीक है। वापस चलो ऊपर, 4 2 4 कर लिया अपन ने। 9 7 10 8, 9 7 10 8। अब इसका जो है, इसका प्लॉट करो फटाफट से। यहाँ आ रहा है क्या, देखो ज़रा, यहाँ से नीचे आ रहा है, 1969 को टच हो रहा है ये, यस, ठीक है। 9 हो गया, फिर है 7, ये रहा आपका 7, फिर करो आप 10 और 8, 10 10 मतलब यहाँ तक चला जाएगा ये, और फिर जाएगा 8, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे कुछ। देखो प्लॉटिंग कर लिया हमने एक बार, सारी प्लॉटिंग्स हो गई है एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी नहीं किया है हमने, ये जो आपका ईयर था इस पे ये जो प्रोडक्शन के वैल्यूज है, प्रोडक्शन के जो नंबर्स है कि आपने इतने इतने का प्रोडक्शन किया है, इतने टन्स का, वो हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सिर्फ प्लॉट किया भाई, ये तो क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब आपको एक फ्री हैंड कर्व बनाना है, बनाओ जल्दी से फ्री हैंड कर्व। इसके बाद ये है फ्री हैंड है तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में वापस से ये इधर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आप स्केल में बनाओगे एकदम परफेक्ट वे में, तो थोड़ा अच्छा सा एकदम क्लीन सा डायग्राम बनेगा। जैसे क्यों भाग रहा है मेरा हाथ,
और ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। फ्री हैंड कर्व बना लिया। अब आ जाओ इधर, जो भी आप कर रहे हो उसको आपको लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस क्वेश्चन है तो ग्राफ बना दिया छोड़ दिया। मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस ये लिखना है आपको कि एक्स एक्सिस में क्या है, टेकिंग ईयर ऑन एक्स एक्सिस, प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस, और प्रोडक्शन को वाई एक्सिस में लिया। वी प्लॉट द पॉइंट, हमने पहले तो पॉइंट्स प्लॉट किया। यहाँ पे लिख दो स्टेप नंबर 1, वी प्लॉट द पॉइंट्स फॉर प्रोडक्शन करस्पॉन्डिंग टू द ईयर्स। यहाँ तक हुआ। सेकेंड वाला स्टेप लिख दो कि सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। वी गेट द ग्राफ फॉर द गिवन टाइम सीरीज, ये है हमारा ग्राफ। और अब लास्ट में, अब आपको क्या पूछा उन्होंने पूछा है ट्रेंड लाइन बताओ। जब आपको ट्रेंड लाइन पूछा है ना, तो कुछ नहीं, ऐसे पॉइंट्स कोशिश करो कि ये जो लाइन है ये मिलती हुई हो, मतलब ये जो पॉइंट्स है ना इसके सेंटर से जाए। तो दिस विल बी योर, अब ये यहाँ से शुरू हुआ है यार, यहाँ से नहीं होना चाहिए वो, कुछ यहाँ से ही शुरू। नहीं हो रहा है वो, बट अगर मैं रफ में फ्री हैंड बनाऊं तो यहाँ से कुछ ऐसा एक ट्रेंड लाइन आना चाहिए जो जितने पॉइंट्स को ज्वाइन कर सके, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। कुछ एक पॉइंट ज्वाइन होते हैं तो ठीक बात है, नहीं ज्वाइन होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पॉइंट्स के सेंटर से, मतलब मिडिल से जाना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो ये इधर सॉल्यूशन में देखो, दिस इज योर सॉल्यूशन। इस तरह से बनेगा आपका। यहाँ पे पूरा आप इज्जतदारी से लिखोगे स्केल आपका एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर 1 साल है, यहाँ पे 1000 टन है। फिर यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्शन इन 1000 टन, यहाँ पे लिखोगे ईयर। ये दिख रहा है, ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जेड का मतलब ऐसे तिरछा जेड, इसका मतलब क्या होता है कि बीच में और भी ईयर्स हैं, बट हमने डायरेक्टली हमारे काम का पोर्शन शुरू किया है, ठीक है। 1960 से हमने शुरू किया है और इस तरह से बन रहा है। बताओ समझ में आया ये वाला पार्ट? 62 और 63 का डैश है रे बाबा, ये लो ये डैश। अब वो इसी में ही था ना, स्केल में ही आ गया था, एक्स एक्सिस में ही आ गया था, तो कोई सेंस ही नहीं बनता उसको ड्रॉ करने का। समझ में आ रहा है? ये आपने एक फ्री हैंड कर्व बनाया, बाद में ट्रेंड लाइन एक बनाई है पूरी, ये ट्रेंड लाइन है आपकी। समझ में आ रहा है? दिस वन विल इज योर ट्रेंड लाइन। क्लियर? मैम 1992 से 1993 में नहीं आएगा प्लॉट। 1992 कहाँ है रे बाबा, किधर है? अच्छा ओके सॉरी, 1962 से 63 आएगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को ही, अरे जीरो है ना, जीरो है ना, जीरो जीरो, ये यही आएगा ना। अभी हमने कलर चेंज किया तो आपको दिख रहा है, बट अगर ब्लैक कलर से ही आप बना रहे हो तो ये कहाँ दिखेगा? समझ रहे हो? आने वाला है ना, तभी तो देखो यहाँ पे इन्होंने मार्किंग किया ना, मार्किंग किया है सर्कल्स। क्लियर? आएगा, यहाँ से ही शुरू होगा आपका वो फ्री हैंड ग्राफ, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। डन? एवरीवन टेल मी गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 समझा? और कुछ भी नहीं है आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक बार लो मैं आपको शॉर्ट में करके दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हुआ, ये पैराग्राफ दिस आई वांटेड यू ऑल टू राइट इन द एग्जाम्स, बस और कुछ भी नहीं है, खत्म। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा पार्ट था। अब इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। इसमें क्या करना है आपको, फॉलोइंग टेबल है जो शो करता है आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर फ्रॉम 1976 से 1985 यूजिंग द ईयर 1976 एज द बेस ईयर। ऑब्वियसली इसको बेस ईयर मानना है, तो अगेन सेम चीज़ें प्लॉट करोगे, पहले थ्योरी लिखोगे,
पहले हम लोग ये थ्योरी लिखेंगे कि एक्स एक्सिस क्या होता है, इसमें ईयर है, वाई एक्सिस में इंडेक्स है, यहाँ पे आपको इंडेक्स बनाना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो आप प्लॉट करोगे पॉइंट, बाद में आप एक ग्राफ बनाओगे, उसके बाद में आप ट्रेंड लाइन बनाओगे। समझ में आ रहा है? ग्राफ लाइन फ्री हैंड बनाना है, उसको स्केल से मत लेना। ये जो चीज़ें हैं ये फ्री हैंड बन रही है। और ट्रेंड लाइन क्या होगी, इनसे मिलती हुई। अगर कुछ पॉइंट टच होते हैं वेल एंड गुड, टच नहीं होते हैं ज़बरदस्ती टच करने के कारण बिगाड़ो मत। ट्रेंड लाइन को स्केल से बनाना, डैश 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 करते हुए। ट्रेंड लाइन को स्केल से बनाइयो, स्केल से बनाना है, डैश 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 करते हुए। और ये जो है हमारा जो कर्व है उसको फ्री हैंड बनाना है, फ्री हैंड कर्व है, बिकॉज नाम ही है उसका फ्री हैंड कर्व। क्लियर एवरी वन ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 3 एकदम डिक्टो सिमिलर है, तो ये आज आप लोग ट्राई करने वाले हो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 भी सेम ऐसा ही है। फॉलोइंग टेबल है, गिव द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। कुछ नहीं, ये आपका ईयर्स है, ये प्रोडक्शन है, आपको ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन बनाना है तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, आप ग्राफ बनाओगे ऑफ द गिवन टाइम सीरीज, और उसके बाद में आप लोग ट्रेंड लाइन बनाओगे। समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस में ईयर, वाई एक्सिस में प्रोडक्शन, सेम थिंग। ये देखो, अब यहाँ पे ये पॉइंट्स कहीं, ये जो लाइन है ना, ये कहीं से एक भी पॉइंट को टच नहीं हो रहा है, तो कुछ भी नहीं, उसके ऐसे सेंटर में लो ना कि ऊपर वाला भी नज़दीक हो और नीचे वाले जो पॉइंट्स है ना ये भी नज़दीक हो। ये ऊपर वाले पॉइंट भी इसके नज़दीक हो, ये ट्रेंड लाइन के, और नीचे वाले पॉइंट भी इसके नज़दीक हो। समझ में आ रहा है? बस इसके मिडिल से बनाना है। ये जो भी तुम्हारा फ्री हैंड कर्व आया है ऐसा ऐसा, इसके मिडिल से एक ट्रेंड लाइन बना देना। समझ में आ रहा है? क्लियर? बहुत ईजी था पार्ट है यार। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको दिखाया करके, सॉरी क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 7 की कैसे करना है, बस एग्जैक्टली सेम वैसा ही है। ठीक है, चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले अब आ जाते हैं हम लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स पे। ठीक है, चलो पहले मुझे बता दो, क्या सभी को क्लियर हुआ क्या फर्स्ट वाला मेथड, ट्रेंड लाइन बनाना, फ्री हैंड कर्व बनाना है, उसके सेंटर से एक ट्रेंड लाइन गुजारनी है, खत्म। सिंपल था ना, वो तो कुछ भी नहीं था उसमें ऐसा टेक्निकल। ठीक है, अच्छा गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट आती हूँ मैं, पानी की बोतल लेकर आती हूँ। ठीक है, चलो जी, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रख लो, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड और सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है ये, क्या रीज़न है भाई? क्योंकि इजीली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, सबसे ऐसे एक प्रूवन मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रेंड। यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन, लीनियर ट्रेंड का यूज़ करेंगे, लीनियर इक्वेशन का यूज़ करेंगे और एक लीनियर ट्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे। अब लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, वो आपको होगा y प्लस ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये था आपका लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, यही है ना। बस उसी को ही उन्होंने लिखा है y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ए प्लस बी टी क्यों लिखा मैडम? क्योंकि t यहाँ पे है आपका टाइम और y है यहाँ पे, अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, इतने साल में, मान लो 1962 में इतना प्रोडक्शन हुआ, मतलब ये इतने ईयर में इतना प्रोडक्शन हुआ। तो टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड है, और वाई क्या है यहाँ पे, प्रोडक्शन है। ये चीज़ें समझ में आ रही है। ए और जो बी है वो यहाँ पे है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, चलो आ जाओ, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये समझ में आया? मिटा दूं मैं पूरा? तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई यहाँ पे, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में हमने लीनियर रिग्रेशन हम लोग कैलकुलेट करते थे। कैसे कैलकुलेट करते थे हम, अगर आपको एक लाइन बोला होता था लीनियर रिग्रेशन, तो अगर आपको मान लो x ऑन y बोला जाता था तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे, x माइनस एक्स बार, ठीक है, इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, इस तरह से कैलकुलेट करते थे। ठीक है, यहाँ से आप x बार
y बार और इसकी वैल्यू निकालते थे और एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर देते थे उसको सॉल्व करके, याद आ रहा है? x इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई, ऐसा एक इक्वेशन फॉर्म कर देते थे, प्लस समथिंग प्लस ए कुछ, याद आ रहा है? सेम वैसा ही है, सेम वैसा है यहाँ पे। अरे बताओ याद आ रहा है या नहीं? याद आ रहा है ना? सेम वैसा ही है यहाँ पे, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, बस आपको एक्स वाई वगैरह नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको वाई और टी मिलेगा, ठीक है? ओके, बट दिक्कत क्या हुई गई? देखो अब ना ये दो इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इन्वॉल्व सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन विच इज नोन एज नॉर्मल इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन हमें ध्यान में रखना है और ये दो इक्वेशन से हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे पुट करना है। ये हो गया हमारा लीनियर ट्रेंड, दैट्स इट। ये ध्यान में रखना है आपको, ये दो इक्वेशन ध्यान में रखनी है, लर्न करना है, ऐसा बोल दो तो भी चलेगा, ठीक है? अब समझो यार, सिंपल है मैडम, कुछ भी जैसे डिफिकल्ट तो नहीं है। यहाँ पे n क्या है गाइस? n नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लेके चलूँ वापस से, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो कितने टाइम पीरियड यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम पीरियड है। कितने टाइम पीरियड है? 11, ठीक है? n क्या है यहाँ पे आपके लिए? 11। ए और बी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करनी है, वो हो जाएगा आपका लीनियर ट्रेंड, ठीक है? चलो अब बात आती है कि मैडम अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? n तो मालूम पड़ गया मैम, सिग्मा वाई क्या है? सिग्मा वाई वो जो प्रोडक्शन दिया था ना आपको, उसकी टोटल कर लेना। y का कॉलम दिया था आपको, उसकी टोटल कर लियो, ये हो जाएगा आपका सिग्मा वाई, समेशन ऑफ y। मैडम ए की वैल्यू तो कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ से फाइंड करोगे तो a तो a ही रहेगा, b भी b रहेगा। समेशन ऑफ टी, मैम वो 1962 1963 64 72 तक सबको ऐड करना है, करना पड़ेगा, क्या ऑप्शन है? ठीक है, इसको ऐड करोगे, यहां तक तो ठीक है। मैम ये टी और वाई को इंटू करना, अभी ये रहा टी और ये रहा वाई, अब इन दोनों को इंटू करूं मैं। 1962 को नंबर ऑफ प्रोडक्शन मान लो आता 50, 84 85, मतलब बाप रे कैलकुलेशन सोचो, जब y और t का कॉलम बनाओगे और ये निकालना है आपको समेशन वाई टी, क्या भारी का कैलकुलेशन है? और तो और समेशन t तो निकल गया, राइट? समेशन t का स्क्वायर मतलब 1962 का स्क्वायर करते बैठो, 1963 का स्क्वायर करते बैठो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला आपको? समेशन ऑफ टी का स्क्वायर करना है। अब 1964 है, 1964 का यहाँ पे स्क्वायर करते बैठो। हम कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? है ना, जैसे वहां पे x माइनस एक्स बार करते थे, याद है आपको? x माइनस एक्स बार करते थे हम लोग, अरे याद है क्या? बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा अगर आप ये दो ओरिजिनल नॉर्मल इक्वेशन से अगर आपने सिचुएशन सम को सॉल्व करने की कोशिश की ना, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन आएगा। तो मैडम कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है। एक काम करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में अभी आपको ताज़ा लास्ट लेक्चर देखो ज़रा मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसमें मैंने आपको चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन बताया था। चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, स्केल में क्या करते हैं और ओरिजिन में क्या करते हैं? ओरिजिन में क्या करते हैं गाइस? प्लस माइनस, और स्केल में क्या करते हैं हम लोग? चेंज ऑफ स्केल में क्या करते हैं? बोलो ना, इंटू डिवाइड। बस ये जो टाइम का जो कॉलम है ना, मुझे एक बात बताओ, वाई के कॉलम में कोई दिक्कत आ रही थी क्या तुमको? जाओ क्वेश्चन में जाओ जरा। नहीं मैडम, वाई का कॉलम तो बहुत ही शिद्दत है, क्योंकि उन लोगों ने प्रोडक्शन इन टन है, तो प्रोडक्शन इन टन मतलब 4000 टन है, लेकिन उन लोगों ने ना 4 2 9 7 10 8 इस वैल्यूज में दिए, तो हम लोग डाइजेस्टेबल है ये, इसके कैलकुलेशन तो कर लेंगे। इसका कुछ सॉल्यूशन बता दो ना। तो ये टी के बदले में जहां जहां टी है हम लोग यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? चेंज ऑफ स्केल और साथ ही साथ चेंज ऑफ ओरिजिन भी कर रहे हैं। चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन भी कर रहे हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे वो सारी चीजें मैंने लिख दी कि हाउ एवर जो कैलकुलेशंस है बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट अगर आप ये दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे डायरेक्टली। तो आपको क्या करना है? वी मेक यूज ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड
एंड द चेंज द पीरियड फ्रॉम टी टू यू, और आपको टी से हर एक जहाँ जहाँ टी है वहाँ से यू यू कर देना है, जहाँ पे भी टी है वहाँ पे यू कर दो। यहाँ पे क्या था आपको, तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको ये दो इक्वेशंस मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको ये दो इक्वेशन मिल जाएगी, बस अब यही दो इक्वेशन को ध्यान रखो, ये दो इक्वेशन सॉल्व करोगे, यहाँ से ए और बी कैलकुलेट करोगे, ए और बी फाइंड आउट करोगे और ये वाली इक्वेशन पुट करोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? बोलो, ठीक है। ये y है गाइस, ये y है। देखो क्या किया है एग्जैक्टली, यहाँ पे समेशन y था, यहाँ पे समेशन y, यहाँ पे एन ए था, यहाँ पे एन ए डैश लिखा, यहाँ पे b था तो इसके बदले b डैश, और यहाँ पे t था, t के बदले में u, t को हम लोग चेंज करें u से, तो ये हो गया, ठीक है। बाकी जगह ये जो फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन आपको रट्टा मारने बोला जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ उसका बेसिक, इसका लॉजिक सुन लो, बोर हो रहा है तो भी सुन लो, अदरवाइज गलतियां करोगे फिर बोलना मत, ठीक है। अगर लिटरली रट्टा मारा ना विदाउट एनी लॉजिक तो चीज़ें लर्न नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक सुन के लर्न करो। एग्जैक्टली आप टी की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो टी को आपको छोटा बनाना है, ठीक है। टी को आपको छोटा बनाना है तो टी को यू करना है। तो मैम यू क्या रहेगा बताती हूँ, मैं सारी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। यू को कब लेना है, क्या लेना है, लेकिन अभी आप सुनो, पहले टी को यू तो कर दो, ये रहा टी, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन यू वाई, यहाँ तक क्लियर। ए समेशन टी, ए के बदले में ए डैश किया, समेशन टी के बदले में क्या करेंगे, यहाँ पे ये आया टी, यू कर दूँ, यहाँ पे बी के बदले में बी डैश, समेशन टी का स्क्वायर मतलब समेशन यू का स्क्वायर। देखो नोट ए एंड बी आर रिप्लेस बाय ए डैश बी डैश एंड वाई इज रिप्लेस बाय यू। चलो अब आ जाओ, अब इससे होगा क्या, जब आप स्केल ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल मेथड यूज करोगे ना, तो ये आपका ध्यान रखेगा और ये आपको समेशन यू की वैल्यू हमेशा जीरो देगा। समेशन यू की वैल्यू हमेशा जीरो देगा मतलब ये पार्ट हमेशा जीरो आ जाएगा। बता रही हूँ, लॉजिक बता रही हूँ पीछे का, ये जीरो आ जाएगा। समेशन वाई आपको पता है तो सिर्फ ये एन को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। ये ए की वैल्यू को यहाँ पे अगेन, यहाँ पे भी देखो समेशन यू जीरो, ये जीरो हो जाएगा पूरा, बिकॉज ए इंटू यू, ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को लेकर आप इजीली डिवाइडेड बाय करोगे और बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ये ए और बी की वैल्यू जैसे ही आ गई आप डायरेक्टली ये वाले इक्वेशन में पुट करोगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात आती है कि u की वैल्यू क्या पुट करना है। वापस से सुनेंगे, a और b की वैल्यू अपने फ्रॉम द इक्वेशन यू विल गेट a एंड वैल्यू ऑफ b। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, कैलकुलेशन पार्ट बिकम्स एक्सट्रीमली ईजी, एक्चुअली बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज एक वैल्यू तो पूरी जीरो आ जाती है, ठीक है। चलो नाउ अब बात आती है कि भाई u को क्या यूज़ करना है। अब मुझे बताओ, तुम्हारा अगर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर वो तुम्हारे ऑड आते हैं ना तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर वो इवन आते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट। और h क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द टाइम पीरियड, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज। चलो यहाँ पे मैंने दोनों का लिए लिया है आपके लिए, ऑड के लिए भी एक एग्जाम्पल लेकर रखी हूँ, इवन के लिए भी एक एग्जाम्पल दिया है। चलो आ जाओ, ऊपर में किसी को कोई डाउट है क्या, ऊपर में किसी को कोई डाउट है क्या। y की जहां जहां t है वहां वहां u कर देना, वैल्यूज आराम से a और b निकल जाएगा, ऊपर ट्रेंड लाइन में वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट। इतनी सी ही कहानी बताई है मैंने अभी तक आपको, यहां तक क्लियर हुआ। जो मैंने अभी दो लाइन में बोला वो समझा क्या, मतलब क्या करना है मैडम, t के बदले में u डाल देना, ठीक है। फिर तुम समेशन u करोगे, समेशन यू की वैल्यू तुम्हें हमेशा जीरो आएगी, तो दोनों इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से a निकल जाएगा, दूसरी इक्वेशन से b निकल जाएगा, सिर्फ डिवाइड करके निकल जाएगा यार, और a और b की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है मैडम। लेकिन बात आती है अब u क्या है, ठीक है, u क्या होगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आ जाओ यहाँ तक क्लियर है, तो अब u मैं आपको बहुत ईजिली सॉल्व करके बताती हूँ, आ जाता। यहाँ पे देखो कितने ऑब्जर्वेशन थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड है, ऑड नंबर है, ऑड है, तो अगर ऑड है तो आपको क्या फॉर्मूला बताया था, t माइनस मिडिल
टी वैल्यू, वापस से देखना, टी माइनस मिडिल टी वैल्यू डिवाइडेड बाय एच, देखो यू हो जाएगा आपका टी माइनस मिडिल टी। एक काम इधर 3 है, ठीक है, इधर ये रहा 3, ये हटा दो तो ये मिडिल वैल्यू आ गया, अरे 7 है ना, तो फोर्थ वाला पार्ट आपका मिडिल वैल्यू आया, तो टी माइनस 1984 डिवाइडेड बाय एच। एच क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसिक्यूटिव टी वैल्यूज। अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1, तो एच क्या हो जाएगा आपका 1। तो एग्जैक्टली क्या करना पता है आपको, दैट इज योर यू विल बी इक्वल टू टी माइनस 1984। बस करो जल्दी से, 1981 माइनस 1984 -3, 1982 माइनस 1984 -2, 1983 माइनस 1984 ये आ जाएगा आपका u, 1984 माइनस 1984 ये आ जाएगा आपका 0, फिर आएगा 1, 3। समझ में आया? अगर यही वैल्यू E1 होगी तो क्या करोगे, E1 है ना यार, E1 है मतलब 2 वैल्यू निकलेगा। मैडम कैसे, आ जाओ बताती हूँ, सॉल्व करके ही बताती हूँ, चिंता मत करो, बिकॉज आप लोग गलतियां यहीं पे करते हो, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से एक एग्जाम्पल ही लिया है। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 5 6 7 8 है गाइस, मतलब ऊपर के 3 हटा दिए, नीचे के 3 हटा दिए, तो ये 2 बचते हैं। मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज। अब क्या बोला उन्होंने आपको, फॉर्मूला क्या है आपके लिए, फॉर्मूला बताओ मुझे, t माइनस मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज अपॉन h/2। पुट करो, u क्या है यहाँ पे, t माइनस मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज, 2 वैल्यूज आ रही है ना यहाँ पे, अरे ऊपर और था तो एक सिंगल था तो काम इजी था, यहाँ पे 2 आ रही है तो उसका मीन निकालेंगे, सिंपल। इसका मीन निकाला आपने, ठीक है, मीन बोला तो ऑटोमेटिकली आप उन दोनों का डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे, ठीक है, और उसके बाद में h/2 होल अपॉन h/2। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ, अब कौन सी 2 वैल्यूज निकल गई, 1984 1985, 2 साल निकल गए, ये 2 साल का मीन निकाल लो पहले। 1984 प्लस 1985 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इन दोनों के बीच का एक वैल्यू आएगा, वो आ जाएगा 1984.5। अरे 1 और 2 का आपस का सेंटर वैल्यू क्या होता है, मीन क्या होता है 1.5, यस और नो, हाँ ना, तो वैसे इधर भी 1984.5 आ गया। यहां तक समझा क्या, 1984.5 तक समझा, ये हुआ है मीन। तो अब क्या करोगे आप, t माइनस 1984.5 डिवाइडेड बाय h क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1, 1 साल का, और अपॉन 2। अब ये 1/2 क्या हो जाएगा, इंटू 2/1 हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे एक स्टेप शॉर्टकट करती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट t माइनस 1984.5/2, ये क्या आपका हो जाएगा, u हो जाएगा, u की वैल्यू ही हो जाएगी। चलो अब आ जाओ फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं ज़रा। 1981 में से 1984.5 माइनस करो, कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 3.5, इंटू 2 करो। 1982 में से 1984.5 माइनस करो, 2.5 इंटू 2 करो, कितना आ रहा है ये, सॉरी ये आ जाएगा आपका 1.5 आएगा, है ना, 82 है और इधर 84.5 है, ठीक है, करो ज़रा माइनस करो जल्दी से। 1982 माइनस 1984.5 ये आ जाएगा आपको 2.5 इंटू 2 करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें। ये 5 है डियर, ये 5 है, यहाँ पे गलत लिखा है उन लोगों ने, चलो ठीक है कोई ना।
अपना फॉर्मूला ये चीज़ें समझ में आ गया क्या? यहाँ से u की वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे, दैट्स इट। सिर्फ इतना मुझे समझाना था आपको कि यहाँ से u की वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे। ये समझ में आया क्या? समझा? चलो अभी रुको, अभी रुको, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब समझेगा आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन करके जाएंगे आज, और इसके बाद के जो क्वेश्चन थे एग्जैक्टली सिमिलर के 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, तो वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है? मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तब जाके कल हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, ठीक है? यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स टू फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 1 अबव। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड, क्वेश्चन 1 में ही लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है और ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना है अगर ईयर 1975 दिया है तो, ठीक है? ये ट्रेंड वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करना बताती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको टी की वैल्यू दे दी है, 1975 पुट करो और आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। जब एक इक्वेशन आ जाएगी तो कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है? इसको रुको, पहले लीस्ट स्क्वायर मेथड से एक ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करता है। चलो आ जाओ। कैसे करोगे इसको? कॉपी होता है क्या ये? जस्ट अ सेकंड। चलो आ जाओ, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को अपन शिद्दत से, ईमानदारी से, प्रॉपर वे से सॉल्व करते हैं, ठीक है? आई राइट द वैल्यूज, एकदम ऑल टुगेदर फ्रेश पेज लेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोगों को भी मेरे साथ साथ में सॉल्व करना है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अब नाउ आई एम हैविंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं फटाफट से डेटा यहाँ से मैं ले लेती हूँ, ठीक है? ईयर, एक तरफ आप क्या लिख रहे हो? टाइम पीरियड लिख रहे हो। टाइम पीरियड को मैं टी लिख दूँ और ईयर ऑफ प्रोडक्शन को मैं वाई लिख दूँ। ये है आपका टाइम और ये है आपका प्रोडक्शन। क्लियर? ठीक है, मेरे साथ साथ में सॉल्व करना है आपने। ये आ रहा है आपका 1962, 1963, पूरा लिख दो पहले तो, 1964, 1972 तक चलने दो। लिख लिया? शुरू में क्या थे? 0 0 थे, फिर 1 1 थे, इतना तो ध्यान है आपको। चलो बढ़ो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लिख लो पहले पूरा। 0 0 देख लो इधर, 0 0 1 1, अब 4 2 4, 4 2 4, उसके बाद क्या है? 4 हो गया, 9 7 10 8, 9 7 10 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। सबसे इजी क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे आप, मतलब लीनियर रिग्रेशन से भी इजी है ये तो, ठीक है? मेरे साथ साथ में हो एवरी वन ऑफ यू? लिखा आपने भी? ट्रेंड लाइंस बनाई आपने भी? यस और नो? ओके चलो, नाउ टेल मी कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं? बिकॉज टी से तो हम कैलकुलेशन आगे कर ही नहीं सकते ना, टी से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा यू, और यू इक्वल टू कितना है वो देखते हैं आगे। ऑब्जर्वेशन बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन कितना है गाइज यहाँ पे? 11। तो अगर ऑड है, व्हेन एन इज ऑड, तो आपको क्या पता है? जब एन ऑड है तो आपको क्या पता है? u इज इक्वल टू टी माइनस मिडिल टी का वैल्यू अपॉन h, ठीक है? इसका मिडिल वाला पार्ट कौन सा होगा? 4, ये हो जाएगा इसका मिडिल वाला पार्ट। ऊपर पे भी 5 है, नीचे भी 5 है, मिडिल वाला पार्ट है। ऑड है तो कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है।
और इसका h कितना हो जाएगा, h इन दोनों का डिफरेंस बताओ, h कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है, h इक्वल टू 1, सारे में h 1 ही है, हो गया। तो t माइनस 1967 अपॉन 1, तो व्हाट विल बी योर u, u हो जाएगा आपका t माइनस 1967, सिंपल। बस अब इसका अब आप बनाओगे टेबल, t माइनस 1967, ठीक है। चलो 62 माइनस 90, अब 90 के बदले में आपको क्या करना है, t के बदले में, ये t के बदले में ये वैल्यूज, ये t की वैल्यूज पुट करते चलो, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, इसको माइनस करो 1967 से और वैल्यू निकाला। आप करते थे x माइनस एक्स बार करते थे, वैसा ही तो है, ठीक है। तो t 1962 में माइनस करो 1967, कितना हुआ, -5, ये कितना हो गया -4, 64 माइनस 67 कितना हुआ -3, 65 माइनस, अरे बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, -2, एक क्वेश्चन हो गया ना, यू विल एंजॉय, -1, 67 माइनस 67, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ओके। अब क्या करोगे, अच्छा ये तो निकाल लिया। अब हम लोग सबसे पहले वो दो इक्वेशन लेते हैं, वो दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें जो भी वेरिएबल्स लगेंगे उसका हम लोग यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स वैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलो इक्वेशन लिखो फटाफट से, द टू नॉर्मल इक्वेशंस, आप वर्डिंग्स पे ध्यान दोगे कैसे करें, नॉर्मल इक्वेशंस आर, दो नॉर्मल इक्वेशंस है इस तरह से, ठीक है। लिखो समेशन ऑफ y, मैम नोट्स में दिखाओगे, बिल्कुल दिखाऊंगी, बिल्कुल दिखाऊंगी डियर, आ जाओ इधर, ये जो दो इक्वेशन है ना बस यही लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। देख लो आप एक बार, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू समेशन यू। आपको ए डैश बी डैश लिखना है तो आप वैसे लिखो, वेल एंड गुड, इट वुड बी बेटर अगर आप ए डैश बी डैश के फॉर्म में लिखोगे तो, ठीक है, बिकॉज ये चेंज ऑफ स्केल वाली है और चेंज ऑफ ओरिजिन वाली इक्वेशन है, तो ये ओरिजिनल नहीं है ना, तो ये ए डैश और बी डैश लिखना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है। क्यों लिखा है हमने ए डैश और बी डैश, बिकॉज यहाँ पे हमने चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन किया है, ठीक है। इज इक्वल टू एन ए डैश प्लस बी डैश समेशन यू, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। चलो दूसरी इक्वेशन बता दो मुझे। अब एक शॉर्टकट बताती हूँ, इसी इक्वेशन में ना आपको u से इंटू करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका y, एक मिनट कलर चेंज करती हूँ मैं, y u y हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू ए डैश और यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन u प्लस बी डैश और ये क्या हो जाएगा आपका समेशन u का स्क्वायर। सिंपल है, इक्वेशन भी ध्यान में रखना सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, यस सर नो। इसी इक्वेशन में मैंने यहाँ पे u और u इंट्रोड्यूस कर दिया, समझ में आ रहा है, ये इट वॉज जस्ट अ टेक्निक कि भाई ध्यान में रखने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। यस बता दो, क्लियर है यहाँ तक। अरे दो इक्वेशन कॉपी कर लिया, ये इक्वेशन से सॉल्व करना है, यहाँ से क्या करना है फाइंड करना है वैल्यूज आपको ए की और बी की, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो कि टू फाइंड वैल्यूज, टू फाइंड ए डैश एंड बी डैश वी हैव टू नॉर्मल इक्वेशंस, बस इसको सॉल्व करके आपको ये ए डैश बी डैश निकालनी है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, अब आपको ये दो इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ y चाहिए, तो इसकी टोटल करनी पड़ेगी, कर लो इसकी टोटल। समेशन ऑफ u चाहिए, इसकी टोटल करनी पड़ेगी, कर लो इसकी टोटल, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, u स्क्वायर चाहिए और एक uv चाहिए, uy चाहिए, है ना। तो एक कॉलम बनेगा u स्क्वायर और इसका समेशन आ जाएगा समेशन ऑफ u स्क्वायर, यहाँ लिख दूँ क्या मैं समेशन ऑफ u का स्क्वायर। फिर आप एक बनाओगे uy और इसका टोटल क्या आ जाएगा समेशन ऑफ uy, समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका समेशन ऑफ u, ये क्या हो जाएगा आपका समेशन ऑफ y,
टेल मी गाइस, समझ में आ रहा है हमने किस बेसिस पे लिया है? ये जो इक्वेशन में जो वैल्यूज है ना, ये देखो, ये और ये, इन चारों फिगर्स चाहिए थे मुझे, इसलिए ये चारों फिगर्स के हम लोग क्या करें, ये देखो यहाँ पे से समेशन वाई, ये समझ में आ रहा है? देखो एग्जैक्टली सेम है, ये रहा आपका समेशन वाई, ये रहा आपका समेशन यू, ये रहा आपका समेशन यू स्क्वायर, ये रहा आपका ये। क्लियर हुआ कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही है? टेल मी कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे? क्लियर हो रहा है? एक क्वेश्चन ध्यान से समझो, बाकी सारे क्वेश्चन इजी है, ठीक है? चल, तो अब क्या करना है हमें? अच्छा, मैंने हमेशा आपको बताया था ये इक्वेशन में ना समेशन ऑफ यू की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। कैसे आएगी मैडम जीरो? आपने तो बोला था, देख लो इधर, -5। अब ना फटाफट से देखो, -5 + 5, -4 -3 4 -3 -2 -1 2 -1, समेशन यू कितना आ रहा है? 0। अब यू का, अच्छा ये तो हमने काट दिया, ठीक है? अभी ये नहीं काटे होते थे, हाँ ये लो, ये लो, समझ में आया? अब u का स्क्वायर करो जल्दी जल्दी से, 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25, इनकी टोटल करो जल्दी से, और u और y को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका -5, नहीं आएगा, ये 0 आ जाएगा, है ना? 0 × -5 0, 0 × -4 0, 1 × -3 विल बी योर -3 -2, ये आ जाएगा आपका -4, ये आ जाएगा आपका 0, 4 1 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21, 10 4 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। क्लियर? बस फटाफट से एडिशन करो। जब आप लोग ऐड करोगे ये फिगर्स को, ये वैल्यूज़ को जब आप ऐड करोगे, 10 ईयर्स दिस विल बी 46 आएगा। इसकी टोटल करोगे तो, इसकी टोटल करोगे तो आएगा आपको 110, इसका आएगा 114। ठीक है, एक बार चेक कर लो। समझ में आया? पक्का से तोड़। कई मैथमेटिक्स है, इट माइट बी लेंदी बट बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आ गया है, वैल्यूज आ गई है, फटाफट से वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज पुट कर लो। ए और बी ने अब भी निकल जाना है आपका, और ए भी निकल गई तो डायरेक्टली वो ट्रेंड इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। ये कितना है आपका 40, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ, आपको इजीली दिखेगा। 46 = n a डैश, तो कुछ नहीं पता ना, और ये तो क्या हो गया, b × 0 कितना हो गया 0। अरे b × समेशन u की वैल्यू तो 0 है ना, समझ रहे हो? तो ये तो 0 आ गया, क्या बचा? और n कितना है यहाँ पे, n ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 11 ऑब्जर्वेशन है ना, तो a डैश विल बी इक्वल टू 46/11। 46/11 की वैल्यू आएगी आपकी कुछ 4.18, देयरफॉर a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.18। समझ में आया? अब सिमिलरली इसकी वैल्यू करो, ये कहाँ है आपका uv, ये रहा uy 114। a डैश की वैल्यू पुट करो, a डैश की वैल्यू अभी आपने निकाली, लेकिन पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। a डैश इंटू समेशन u तो 0 ही है, a डैश इंटू 0, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। हाँ, अब आता है b डैश इंटू समेशन ऑफ u स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 110। ठीक है, तो ये 114, ये तो पूरा 0 हो गया, तो इक्वल टू योर b डैश 110। b डैश की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो आप, 114/110, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा गाइस, b डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, b डैश इज इक्वल टू 1.04। समझ में आ रहा है? इसको आप मार्क करोगे 3, इसको मार्क करोगे 4। किसको 1 किया था, इसको, ये इक्वेशन को 1 मार्क किया था, ये इक्वेशन को 2 मार्क किया था, वैल्यूज को 3 और 4 मार्क किया, दैट्स इट। a डैश b डैश की वैल्यू आ गई। यहाँ तक समझा एवरीवन? ये वैल्यू आ गया तो बार बार आप यही बोल रहे हो ना मैडम इक्वेशन, तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u। y इज इक्वल टू a डैश कितना है, इक्वेशन बनाना है 4.18 प्लस
1.04. दिस विल बी योर इक्वेशन. सिंपल. आगे इक्वेशन जो आपके क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये देखो पूरा सम मैं आपको एक प्लेस पे दिखाती हूँ. ये आ गया आपका इक्वेशन. ठीक है, समझ में आया क्या? इतना सन्नाटा क्यों है? थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा क्योंकि मैंने पूरे एक स्क्रीन पे लाने की कोशिश की है. एग्जैक्टली क्या किया है एक बार मैं वापस से बताती हूँ. ठीक है, एग्जैक्टली क्या किया है वापस से बताती हूँ. लीस्ट स्क्वायर मेथड्स बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है. कुछ भी नहीं किया हमने. अगर सिर्फ आपको ये दो वैल्यूज ध्यान में रखना, दो फिगर्स और दो क्या बोलते हो, ये जो फॉर्मूले थे ना, ये और ये दो इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, बस बाकी कुछ नहीं है. ठीक है, आपको ये टी दिया था और वाई दिया था. ठीक है, अब आपको दिख रहा है बाबा रे ये यू का स्क्वायर बोला तो टी का स्क्वायर करना पड़ेगा और वाई और टी को इनटू करना पड़ेगा. एक लंबी चौड़ी फिगर आएगी, हमसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, हमसे ना हो पाएगा मैडम. तो फिर हमने क्या किया, हमने उसको चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन से ना तुम्हारे सम को इजी कर दिया. चेंज ऑफ स्केल क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि मैं कुछ ओरिजिन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ माइनस कर रही हूँ. और स्केल क्यों बोल रही हूँ? डिवाइड कर रहे हैं. ये भी समझ में आ रहा है? अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर अपना लीनियर रिग्रेशन का जो सबसे लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज का लेक्चर है वो देखो जाके. वहां पे मैंने सारे वो क्वेश्चंस को पकड़ा था और एक साथ सॉल्व करवाया था. ठीक है, ओके. तो अब कैसे करेंगे हम लोग? अगर आपका क्या बताया था, अगर आपका n अगर ऑड होगा तो t माइनस मिडिल वैल्यू अपॉन h. और अगर दो वैल्यू मैडम इवन आ गए तो दो वैल्यू आएगी तुम्हारी, उन दोनों का मीन कर लेना, उससे माइनस करके डिवाइडेड बाय h/2 कर लेना. मैडम h/2 क्यों? यहाँ पे h से डिवाइड करते हो, यहाँ पे h/2 से दो वैल्यूज आई थी ना, इसलिए डिवाइडेड बाय 2. दो वैल्यूज आई थी इसलिए डिवाइडेड बाय 2. समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देखो ये 2 मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज कैसे निकाला आपने? मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज कैसे निकाला? इसको भी तो ये दोनों फिगर्स को डिवाइडेड बाय 2 किया या इसको वापस से 1/2 कर रहे हो. समझ रहे हो? मतलब वो एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है पता है? t माइनस मीन ऑफ 2 वैल्यू, दो वैल्यू का मीन, दो वैल्यू का मीन बोल रहा है. मीन बोला तो ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 2 हो ही रहा है वो. ठीक है, फिर h/2. समझ में आ रहा है? ये चीज ध्यान रखना. अगर n इवन नंबर है, ऑड है तो बहुत सिंपल था पार्ट. ठीक है, बस ये एक चीज ध्यान रखी. जैसे ये चीजें आ गई आपकी, u मिल गया आपको, t माइनस 1967 करना है. फटाफट से u निकाला, फटाफट से u स्क्वायर uv निकाल लिया, वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर लिया, यहाँ से a डैश निकाल लिया, यहाँ से b डैश निकाल लिया. ये आ गया आपका a डैश, ये आ गया है आपका a डैश और ये आ गया है आपका b डैश. बस ये है हमारा ट्रेंड लाइन, जो ओरिजिनल ट्रेंड लाइन था. मैडम बोलो रे, दिखाती हूँ, तुम्हारे बोलने से पहले मैं दिखाती हूँ. ये था आपका y इक्वल टू a प्लस बी टी. y इक्वल टू a प्लस बी टी था, वही तो था. y इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u. जहाँ जहाँ t था तुमने u बोला ना, तो इस पे पुट किया. तो ये तीन इक्वेशन थोड़े से ध्यान में रखो, बस हर जगह ये तीन इक्वेशन, ये तीन रेड मार्क येलो मार्क कहीं कर दिया. ठीक है, क्लियर, डन. जरूरत नहीं है लिखने की, जरूरत नहीं है. स्केल ऑफ ओरिजिन और स्केल ऑफ ये मेथड लिखने की कोई जरूरत नहीं है. क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन, क्या कर रहे हैं हम लोग? ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन. अब ना तुम इसमें मेरे को किसी भी साल का पूछो, अब ना तुम मुझे कोई भी ईयर का पूछो तो मेरे को बोलते हो कि मैडम 1972 का निकालो. ये ना मैं सिर्फ यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें ना 19, ये u की वैल्यू पुट कर दूंगी रे 1972, मेरे को y की वैल्यू आ जाएगी 1982. इस u की जगह 1982 पुट करूंगी, y की वैल्यू आएगी 1990. u की जगह 1990 पुट करूंगी, y की वैल्यू आएगी. समझ में आ रहा है? ये जो वैल्यूज आएगी इससे मैं बोलूंगी ट्रेंड वैल्यूज. ये तो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड इक्वेशन थी. ट्रेंड वैल्यूज बोलेगा तो बस u की वैल्यू पुट करना और y की वैल्यू निकालना है. u की वैल्यू पुट करना, y की वैल्यू निकालना है. मैडम एग्जाम क्वेश्चन में पूछा है क्या जो आप बता रहे हो? फिर आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ. ये समझाने के लिए इतना सारा था, बट आइडियली आपको सिर्फ तीन इक्वेशन ध्यान रखनी है. y इक्वल टू a डैश प्लस b डैश t,
और बाकी को जो दो नॉर्मल इक्वेशन है जहाँ से आप ए डैश बी डैश निकालने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ट्रेंड लाइन निकालने बोला। क्या निकालने बोला उसने आपको? ट्रेंड लाइन। निकाल लिया ट्रेंड लाइन एवरीवन। अब निकालना ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। ईयर कितना दे दिया है? 1975। क्या निकालना है? वाई की वैल्यू निकालनी है। ये ईयर को यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? टी लिखते हैं। और टी क्या है एग्जैक्टली गाइस? यू है आपका। समझ में आ रहा है? चलो कैलकुलेट करो एवरी वन ऑफ यू टू फाइंड ट्रेंड वैल्यूज when u is equal to 1975, y is equal to question mark। चलो कैलकुलेट करो। y is equal to 4.18 प्लस 1.04। ये u के बदले हमने लिखा 1975। जल्दी जल्दी से करो तो 1975 इंटू 1.04। आपको कैलसी अलाउड नहीं है डियर, मैं आपको करके बता रही हूँ फटाफट से। कैलकुलेशन तो खुद से करेंगे। 2, अरे बाप रे इतनी बड़ी वैल्यू आती है क्या? लेट मी ऑल्सो चेक। इतनी बड़ी वैल्यू आती है क्या वाई की? नहीं, फिर हमारा आंसर तो एकदम सही है। क्या करते हो? यहाँ पे लिखो फाइंड करना है ट्रेंड वैल्यू जब आपको टी दिया है 1975। टी दिया है 1975 राइट, और आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी टी दिया है तो आपको पता है कि सिंस u इज इक्वल टू यू, क्या आपने अज्यूम किया था पूरे क्वेश्चन में? t माइनस 1967 माइनस 1967। तो 90, ये t के बदले में आप 1975 पुट करोगे, माइनस 1967 करो ज़रा कितना आ रहा है? 1975 माइनस 1967 करो ज़रा, ये आता है आपका 8। u आ गया है अब 8। अब सिंपल है, वही तो मैं बोले इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ रहा था यार? y पॉइंट, अब यहाँ पे लिखोगे पुटिंग u इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे, है ना? 4.18 प्लस 1.04। ये देखो मैं यहाँ पर हूँ, ये लाइन में हूँ, यहाँ पे समझ में आ रहा है? और इंटू 8। अब कर लो फटाफट से। 8 इंटू 1.04 करो प्लस 4.18 करो, ये हो जाएगा आपका y विल बी इक्वल टू योर 12.5। डन। अब अगर मान लो आपको उन्होंने दे दिया है t की वैल्यू अगर है 1970 है तो क्या करोगे? पहले u की वैल्यू निकाल लो वापस से। 1970 माइनस 1967, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, u आ जाएगा 3। इसी इक्वेशन में ये u पुट कर दो। y इज इक्वल टू 4.18 प्लस 1.043। समझ में आ रहा है? सिंपल है ना? गेटिंग ट्रेंड वैल्यूज निकालना आया, ट्रेंड लाइन निकालना आया पक्का से एवरीवन? क्लियर? एक बार वापस से देखना है पूरा क्वेश्चन। इसमें मैं एक्स्ट्रा की चीज़ें मिटा देती हूँ। ये जो मैंने अभी आपको समझाया, कोई भी वैल्यूज दे अब आप लोग ट्रेंड वैल्यूज निकाल सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जितने भी साल दिए हैं, जितने साल दिए हैं, इस पूरे का तुम यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू का कॉलम भी निकाल सकते हो। मैम हम नहीं निकालेंगे, अरे मत निकालो, नहीं निकालोगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन अगर पूछा होगा कि इस पूरे वैल्यूज का निकालना तो निकाल के आना, ठीक है? नहीं पूछा है वैसे, और कोई भी क्वेश्चन में नहीं पूछा है। समझ रहे हो? चलो आ जाओ वापस एक बार क्विकली सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है? बहुत ही सिंपल है गाइस। पहले क्वेश्चन की तरफ आओ। यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फाइंड ट्रेंड लाइन। क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे? ट्रेंड लाइन। ये मेथड यूज करो लीस्ट स्क्वायर का।
ये यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फाइंड द ट्रेंड लाइन। अबव क्वेश्चन में ट्रेंड लाइन निकालो और ट्रेंड वैल्यू निकालो। अगर टी क्या है 1975 है तो y की वैल्यू हमें ढूंढ के दो। तो हमने ये t के बदले में u अज्यूम किया था, ठीक है। चलो आ जाओ, ये दोनों वैल्यूज दे दिया आपको। कितनी वैल्यूज दे दिए? थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, कौन सा कलर चेंज करूँ? ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये कॉलम पूरा दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने देखा कि भाई ये ऑड आ रहा है, तुरंत से आपने फॉर्मूला यूज किया, u आता है आपका t माइनस 1967, u का कॉलम, u स्क्वायर का कॉलम, uv का कॉलम। फटाफट से ये जो सारी चारों वैल्यूज थी ये तुमने तुम्हारे रिस्पेक्टिव जगह पे यूज किया। अच्छा, इसका इजी मतलब क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, क्यों हमने t के बदले में u कर दिया? बिकॉज इससे ना समेशन ऑफ u जो है वो जीरो आ जाता है। u जैसे ही जीरो आ गया तुम a डैश तुरंत निकालोगे, जैसे ही u जीरो आ गया तुम b डैश तुरंत निकाल सकते हो। देख रहे हो? बस फिर ये ट्रेंड लाइन में पुट करोगे। इसका इक्वेशन का ये क्या है, y इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u, ठीक है। बस दैट्स इट। अब इसमें आपको उन्होंने t की वैल्यू दे दी है 1975, u निकालो पहले, क्योंकि तुम्हारी ट्रेंड लाइन तो u में है ना, तो तुमको वो t देंगे तो तुम्हें उसे u में कन्वर्ट करना है। u क्या है तुम्हारा t माइनस 1967, क्योंकि तुम्हारा ऑड था ये तो यही था ना, अपॉन 1 था, 1 है तो वो एक ही बात है ना, अपॉन 1 है तो एक ही बात है ना गाइस, ठीक है। तो बस फटाफट से किया, ये 8 आया, इस u में पुट किया, दिस इज योर y, दैट इज ये है आपकी ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू ये रहा और ट्रेंड इक्वेशन ये रहा। अभी क्लियर हुआ एवरी वन ऑफ यू? पक्का से तोड़, नाउ क्लियर? ओके। तो अब इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया, क्वेश्चन 1 करवा दिया। देखो सेम है, ठीक है, सेम मेथड है। क्वेश्चन 3 बाकी है मेरा करवाना। क्वेश्चन 4 मैंने आपको होमवर्क दिया, इसी क्वेश्चन 4 में से देख के तुम्हें ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। लीस्ट स्क्वायर मेथड से पहले ट्रेंड लाइन और ट्रेंड वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे E1 दिया है, पहले वो दो वैल्यूज आएंगी ना, उसका मीन निकालेंगे, फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये हो जाएगा आपका u की वैल्यू आएगी 2 इंटू टी माइनस 1980.5, ये आ जाएगा, ये u का कॉलम आएगा। फिर u स्क्वायर का कॉलम करोगे, u भी करोगे। ट्रेंड वैल्यू नहीं करना है, ट्रेंड वैल्यू नहीं बनाना है। ट्रेंड वैल्यू मैंने आपके लिए एडिशन दिया है। अगर पूछते हैं तो ये देखो, ठीक है, ये अबव क्वेश्चन में भी ये ट्रेंड वैल्यू आपको नहीं बनाना है डियर, सिर्फ अपना काम यहीं तक खत्म है, ठीक है। कोई भी बुक में देख लेना। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी है मैंने जानबूझ के कि इनकेस अगर आपको पूछते हैं तो आपको आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, ये हमारा टेबल बन गया। फटाफट से ये दो इक्वेशंस लेंगे हम लोग, ये दो इक्वेशंस है हमारे, ये दो, इससे a डैश b डैश निकालेंगे, इस ट्रेंड लाइन वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा ट्रेंड लाइन। अब तुम जो वैल्यू दो वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब आपको क्या दे दिया उन्होंने, दिया t इक्वल टू 1987। तो सबसे पहले ये जो u था, जो आपने u को अज्यूम किया, इसमें 1987 पुट करो, ठीक है। तो 2 इंटू 6, ये दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 6.5, इधर आएगा 13, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.3। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 विल बी योर होमवर्क, 5 करो। नहीं आता तो मुझे कल ही पूछना, कल के कल ही पूछोगे, मुझे नहीं आएगा तो, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हैं, ये भी ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड वैल्यू है। ये अगेन ऑड है, ये वैसा ही है जैसे हमने किया है, ठीक है, एक ऑड एक इवन है। डन एवरीवन? ये क्वेश्चन 9 है, ये ईयरली एवरेज है, बाकी इजी है, ये भी 5 ईयरली एवरेज है। बस एक्सरसाइज खत्म, से 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। फिर कल हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो गाइस होमवर्क करके आएंगे, होमवर्क सारे बच्चे होमवर्क करके आएंगे। मुझे क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट चाहिए, सिर्फ आपके मूविंग एवरेज वाले क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आप बाकी सारे खुद से कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 6 नहीं करना है और आपको क्वेश्चन 3 नहीं करना, बाकी सारे 1 to 8 सारे करने हैं। डन, ठीक है।
पक्का से करेंगे, डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है डियर, चलो बाय एवरीवन, बाय बाय।